नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आप हर साल सुबह सुबह उठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं और उस परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियां भी देखने को मिलती हैं। इस परेड में राज्यों की झांकियों को शामिल करने के पीछे मूल विचार यह था कि भारत की अनेकता में एकता की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाए। लेकिन अब राज्यों की इन झांकियों पर भी राजनीति होने लगी है। अब इन झांकियों में एकता नहीं दिखती बल्कि अनेकता दिखती है। इस बार ममता बनर्जी और एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनके राज्यों की झांकियों को इस बार की परेड में शामिल नहीं किया जा रहा है। उनका यह आरोप है कि विपक्षी दलों के नेता होने की वजह से मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकारों का इस तरह का रवैया भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक हो सकता है। विपक्षी दलों की राज्य सरकारें मोदी को नीचा दिखाने के लिए अब लगभग हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध करने लगी हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाती। बहुत सी राज्य सरकारें कोविड पर केंद्र सरकार के नियमों को खुली चुनौती देते हैं। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी विपक्ष की राज्य सरकारें अब भारत सरकार के खिलाफ ही अपना रुख अपनाने लगी हैं और इसीलिए अब भारत को बाहरी ताकतों के साथ साथ अंदरूनी ताकतों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पर जो राजनीति चल रही है यह अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको मेटावर्स की आभासी दुनिया में भारत की पहली शादी दिखाएंगे और दिलचस्प बात यह है कि इस शादी में लड़की के दिवंगत पिता भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। अब धीरे धीरे मेटावर्स की दुनिया का विस्तार हो रहा है और इसमें नए नए शहर, बाजार, स्टेडियम, कैसीनो, रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि पुलिस स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। और अब इस आभासी दुनिया में जमीन भी बिकने लगी है। आप चाहें तो आप भी एक प्लॉट खरीद सकते हैं। हाल ही में बारबाडोस नाम के एक देश ने अपना दूतावास शुरू करने के लिए मेटावर्स में वर्चुअल जमीन खरीदी है। ये इंटरनेट का नेक्स्ट लेवल है और अगर ये वर्चुअल दुनिया ऐसे ही बढ़ती चली गई तो एक दिन इसे चलाने वाली बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां असली देशों की सरकारों से भी शक्तिशाली हो जाएंगी, क्योंकि उस वर्चुअल वर्ल्ड में जाने का वीजा आप सब लोगों को इन्हीं कंपनियों से लेना होगा। और आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आप हर रोज वर्कआउट भी कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, पौष्टिक खाना भी खाते हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो इसके पीछे कारण वो कुकिंग ऑयल है जिसमें आप अपना खाना पकाते हैं। आप समझते होंगे कि आपने बड़ा सोच समझकर रिसर्च करके कोई हेल्दी कुकिंग ऑयल लिया है जो आपके शरीर के लिए, दिल के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन असल में ये तेल ही आपकी बीमारी की असली जड़ है। हाल ही में एक सरकारी सर्वे में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाले 25% कुकिंग ऑयल मिलावटी हैं। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी हैं जिनके विज्ञापन आप टीवी पर देखते हैं और वो आपके शरीर और जेब दोनों का तेल निकाल रहे हैं। इसलिए आज हम आपको इसके खतरों से सावधान करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी यूपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण के अधिकतर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ गठबंधन की सीटों और चुनाव प्रचार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले आज दिन में बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर सीटों को लेकर गठबंधन के नेताओं संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के साथ बैठक हुई। संजय निषाद ने कहा कि सीटों को लेकर कोई तनातनी नहीं है। चुनाव न निषाद पार्टी लड़ रही है, न अपना दल, न भारतीय जनता पार्टी। चुनाव एनडीए लड़ रहा है, इस देश की जनता लड़ रही है। इसलिए लड़ रही है कि वो जो पिछली आताताई लोग हैं वो दोबारा न आ जाएं। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे का औपचारिक ऐलान कर दिया है। एएपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचे और उन्होंने भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे
एएपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए मोबाइल नंबर जारी कर जनता से राय मांगी थी। भाई भतीजे बेटे बनकर लोगों के द्वार पर जाएंगे और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, इस काबिल समझा है, तो और भी दुगने हौसले से काम करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चेहरा बनाए जाने पर भगवंत मान को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। हजे बड़ी दिल्ली दूर है, लेकिन ये है कि जे लाड़ा मिलिया ते बधाई है। बीजेपी ने भगवंत मान को घेरते हुए सवाल किया है कि क्या वो पंजाब को कर्ज मुक्त और नशा मुक्त कराएंगे। ये सबसे बड़ा मजाकिया सवाल होगा अगर ये कहा जाए कि भगवंत मान पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अलग अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए इसे पंजाबियत पर हमला बताया है। अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी रेड बीजेपी का फेवरेट हथियार है, क्योंकि उनके पास खुद भी छिपाने के लिए चीजें हैं। हम ना डरने वाले, ना दबने वाले, ना झुकने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर, दलितों के सम्मान पर। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताते हुए इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह दी है। चुनावों में मुद्दा बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया, और इस रेत में कौन कौन शामिल है, वो समझ आना चाहिए, पता लगे, जनता जाने। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इस्तीफे की पेशकश की है। रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा है कि अगर पार्टी उनके बेटे को लखनऊ कैंट सीट से टिकट देती है तो वो सांसद पद छोड़ने के लिए तैयार है। जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का कहना है कि पार्टी में अपनी बात रखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। उनसे यही हम सबको उम्मीद है कि वो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी रहें। आज पूरा निश्चित रूप से उनका हम सभी लोग सम्मान करते हैं, पार्टी भी उनका बहुत सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले मुफ्त बिजली का नारा दिया और अब मुफ्त बिजली के लिए नाम लिखवाओ अभियान शुरू करने जा रही है। कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। विपक्ष ने अखिलेश यादव के मुफ्त वाले दावे और नाम लिखवाने की अपील पर निशाना साधा है। जब उनकी सरकार थी तब तो किए नहीं। ऐसा कौन सा उनके अंदर गुण आ गया, किस नया कौन से स्कूल मिल गया है कि उनको आज के दिन होश आ रहा कि इन्हें फ्री चाहिए। अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को कांग्रेस के समर्थन देने पर सवाल उठाए। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। बीजेपी के बयान पर मौलाना तौकीर रजा खान ने पलटवार किया और पुराने बयान पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 7 तारीख के बयान को आज उठाने का मतलब ये है कि आपको मेरे बयान पर एतराज नहीं है, आपको पता है कि मेरा बयान ठीक है, लेकिन आपको किसी न किसी बहाने से कांग्रेस को घेरना है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में आपराधिक नेताओं की भरमार है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं।
गणतंत्र दिवस की झांकी को लेकर उठे विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की। रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह अब 24 के बजाय उनकी जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू होगा। झांकी के चयन की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और एक कमेटी ही इसका चयन करती है। 2016, 2017, 2019 और 2021 में पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किया गया था। इस बार 29 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी दी गई है। इस बार CPWD की झांकी में भी नेताजी को 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन को लिखे पत्र में राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य की झांकी को लेकर कमेटी की बैठक में 3 बार चर्चा हुई और इसके बाद राज्य की झांकी अंतिम 12 में जगह नहीं बना सकी। आप हर साल सुबह सुबह उठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं। आपको उस पर बहुत गर्व भी होता है और उस परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियां भी आपको देखने को मिलती हैं। इस परेड में राज्यों की झांकियों को शामिल करने के पीछे मूल विचार यह था कि भारत की अनेकता में एकता की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाए, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी उपलब्धियां होती हैं, वहां की अपनी एक भाषा होती है, वहां के अपने संस्कार होते हैं, अपनी कल्चर होती है, अपना इतिहास होता है और ये सारी बातें एक भारतीयता को दर्शाती हैं। लेकिन अब राज्यों की इन झांकियों पर भी राजनीति होने लगी है। अब इन झांकियों में एकता नहीं दिखती बल्कि अनेकता ज्यादा दिखती है। इस बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि उनके राज्यों की झांकियों को इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किया जा रहा है और उनका आरोप है कि विपक्षी दलों के नेता होने की वजह से मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकारों का इस तरह का रवैया भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक हो सकता है और हाल ही के दिनों में यह बहुत ज्यादा होने लगा है। विपक्षी दलों की राज्य सरकारें मोदी का विरोध करने के लिए अब लगभग हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध करती हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाती। बहुत सी राज्य सरकारें कोविड पर केंद्र सरकार के नियमों को खुली चुनौती देते हैं। विपक्ष के नेता हमारे ही देश में बनी वैक्सीन को भी चुनौती देते हैं। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भी विपक्ष की राज्य सरकारें अब अपने ही देश की केंद्र सरकार के खिलाफ रुख अपनाने लगी हैं और इसीलिए अब भारत को बाहरी ताकतों के साथ साथ अंदरूनी ताकतों से भी लड़ना पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में अपने राज्यों की झांकियां शामिल नहीं करने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तरह के कदम से उनके राज्य के लोग नाराज हो जाएंगे, दुखी होंगे, जबकि MK स्टालिन ने कहा है कि उनके राज्य की झांकी को हटाने से तमिलनाडु के लोगों की देशभक्ति की भावना को गहरी ठेस पहुंचेगी। इसके अलावा इस बार केरल और महाराष्ट्र की झांकियां भी गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल नहीं होंगी। इसलिए इन राज्यों का भी कहना है कि मोदी सरकार उनके साथ इसलिए भेदभाव कर रही है क्योंकि उन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। यानी अब इन झांकियों में भी आपको राजनीति दिखने लगेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल ना किया गया हो, लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां अब मोदी विरोध के नाम पर इस प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और देश के गणतंत्र दिवस समारोह पर भी अब शायद पहली बार राजनीति हो रही है। हर साल 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर संघीय ढांचे को कमजोर करने वाली राजनीति हो रही है और हमारे देश की विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध के नाम पर देश को ही कमजोर करने में जुट गई हैं और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है जिसका आज हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई उन तमाम चिट्ठियों के बारे में बताता हूं। आज बहुत सारी चिट्ठियों का दिन है, सारी चिट्ठियां मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इनमें एक चिट्ठी ममता बनर्जी की है, दूसरी MK स्टालिन की है और इन चिट्ठियों में क्या लिखा है मैं आज आपको बताऊंगा और देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हम ममता बनर्जी की चिट्ठी पढ़ते हैं। वो कह रही हैं, आई हैव बीन प्रोफाउंडली शॉक्ड एंड हर्ट बाय द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट
of India to abruptly exclude the proposed tableau of Government of West Bengal from the Republic Day parade. वो कह रही हैं कि इससे पश्चिम बंगाल के लोग बहुत नाराज हैं और I may like to inform you that all the people of West Bengal are deeply pained by this attitude of the central government. फिर वो कह रही हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें तो बंगाल के जो लोग थे और बंगाल ने का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ चढ़कर हमने उस पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान रहा है उसे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। द प्रपोज्ड टेब्लो वॉज commemorating the contributions of Netaji Subhash Chandra Bose and his INA on his 125th birth anniversary. तो वो कह रही हैं कि हमें ये मौका नहीं दिया गया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों को दर्शा सकें इस झांकी के जरिए। इसलिए बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग आपसे बहुत नाराज हैं और हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। अब एमके स्टालिन भी यही लिख रहे हैं और वो कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एंसुइंग रिपब्लिक डे परेड टू बी हेल्ड ऑन January 26। और वो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप खुद इसमें अब दखल दीजिए। वो भी यही कहते हैं कि हमारी झांकी का शामिल ना किए जाना हमारे तमिलनाडु के लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके इमोशंस हैं, उससे बहुत वो उन्हें ठेस पहुंचेगी। और जो कमेटी बनाई गई थी ये तय करने के लिए कि किस राज्य की झांकी आएगी, किसकी नहीं आएगी, उसने हमारे साथ नाइंसाफी की है, यानी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियों के चयन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे यह तय होता है कि किस राज्य की झांकी इस बार आएगी और किसकी नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह का जो आयोजक होता है वो रक्षा मंत्रालय होता है। रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है। समारोह में परेड की पूरी रूपरेखा से लेकर बाकी दूसरे सभी बड़े फैसले रक्षा मंत्रालय को लेने होते हैं। इसके अलावा झांकियों के चयन की जिम्मेदारी भी रक्षा मंत्रालय की ही होती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के एक पत्र से होती है जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाता है। क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में केवल राज्यों की झांकियां नहीं होती, इसमें अलग अलग मंत्रालय, अर्धसैनिक बल और चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों की झांकियों का भी चयन होता है। इस पत्र में यह बताया जाता है कि इस साल के समारोह में झांकियों का मुख्य विषय क्या होगा, यानी थीम क्या होगा, और किन शर्तों पर झांकियों का चयन किया जाएगा। यानी जो राज्य और मंत्रालय इन शर्तों पर खरे उतरेंगे, योग्य होंगे, जिनकी झांकियां क्रिएटिव होंगी और उस थीम को मैच करती होंगी और बेहतरीन होंगी, उन्हें समारोह में शामिल किया जाएगा। और यह काम 1-2 हफ्ते पहले शुरू नहीं होता, बल्कि इस समारोह से 4-5 महीने पहले से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस बार की झांकियों के चयन के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने 16 सितंबर 2021 को ही पत्र लिख दिया था, सितंबर में ही। इसलिए ये राज्य सरकारें ऐसा नहीं कह सकती कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, किस राज्य की झांकी का प्रस्ताव स्वीकार होगा, यह फैसला रक्षा मंत्रालय नहीं लेता सीधे तौर पर। यह फैसला रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक कमेटी लेती है जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला क्षेत्र के बड़े बड़े जाने माने एक्सपर्ट्स होते हैं। यानी यह बात स्पष्ट है कि रक्षा मंत्रालय किसी राज्य की झांकी के प्रस्ताव को खारिज नहीं करता। यह काम यह स्वतंत्र कमेटी करती है और यह परंपरा आज से नहीं, कई दशकों से ऐसे ही चली आ रही है, लेकिन इस पर कभी राजनीति नहीं हुई। झांकियों का चयन 2 चरणों में होता है। पहले चरण में झांकी के स्केच और डिजाइन को परखा जाता है। तो शुरुआत में जितने राज्य होते हैं या जो भी अपना प्रपोजल भेजता है वो पहले स्केच भेजता है और डिजाइन भेजता है। इसे परखा जाता है। अगर डिजाइन मंजूर होता है तो उसमें फिर कुछ सुधार बताए जाते हैं और उसका 3D मॉडल पेश करने के लिए कहा जाता है। और फिर दूसरे चरण में जब ये 3D मॉडल पेश किया जाता है फिर इसे परखा जाता है और जिन राज्यों की झांकियों के मॉडल्स खरे उतरते हैं उन्हें मंजूरी मिल जाती है, बाकी प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकार ने झांकी के लिए जो प्रस्ताव भेजा था वो इस कमेटी ने स्वीकार नहीं किया
और खारिज कर दिया। हालांकि ये राज्य अकेले नहीं हैं जिनके प्रस्ताव खारिज हुए हैं। इस बार इस एक्सपर्ट कमेटी को अलग अलग राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से 56 प्रस्ताव आए थे, 56, जिनमें से केवल 21 का चयन किया गया है। यानी इस बार कुल 35 झांकियों के प्रस्ताव रिजेक्ट किए गए हैं, एक के नहीं 35 के। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब पश्चिम बंगाल ने गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा और वो खारिज हुआ है। इससे पहले भी यह होता रहा है। 2018 और 2020 में भी पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव इसी प्रक्रिया के तहत खारिज हुआ था, लेकिन तब ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा था। इसी तरह 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में तमिलनाडु की झांकी शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि 2021 में यानी पिछले साल इन दोनों राज्यों की झांकियां गणतंत्र दिवस में शामिल हुई थी और इसी प्रक्रिया के तहत बीजेपी शासन वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की रिजेक्ट हो गई थी। तब इन राज्यों ने यह नहीं कहा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है, वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी झांकी में मनाली में स्थित अटल टनल का प्रदर्शन करना चाहती थी, जो केंद्र सरकार के सहयोग से ही बनी है। लेकिन इसके बावजूद उस समय हिमाचल सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। इससे यह पता चलता है कि यहां मुद्दा इस प्रक्रिया का है ही नहीं। पश्चिम बंगाल ने यह सवाल उस समय नहीं उठाया जब 2016 में, 17 में, 2019 में और 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड में उसकी झांकी को शामिल किया गया था। इसी तरह तमिलनाडु की झांकी भी 2016, 17, 2019, 2020 और 2021 की परेड में शामिल हुई है और तब भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री थे। पिछले 20 वर्षों में जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की झांकियों को सबसे ज्यादा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला है और इसका एकमात्र कारण यह है कि उनकी झांकियां निर्धारित मानकों पर खरी उतरती रही हैं। लेकिन इस बार जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वो इसे अपने साथ भेदभाव बता रही हैं, जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपनी एक और चिट्ठी के जरिए दिया है और वो चिट्ठी भी मैं आज अपने साथ लाया हूं। वो चिट्ठी भी आपको पढ़कर बताता हूं। उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये लिखा है कि आप जो कह रही हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप फीचर करना चाहती थीं, लेकिन उसके लिए नेताजी, इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है और अब से हर बार गणतंत्र दिवस की शुरुआत नेताजी के जन्म दिवस 23 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी को इसका समापन होगा। और वो ये भी लिख रहे हैं कि हमारी जो चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है और इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल राज्य की झांकी ने 2016, 17, 19 और 21 में भी इस परेड में हिस्सा लिया है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना चाहता हूं कि इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्ताव में से सिर्फ 12 को मंजूरी मिली है। सोचिए, 29 में से 12 को मंजूरी मिली है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो सरकार है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी भारत की निर्वासित सरकार की 75वीं वर्षगांठ 2018 में भव्य रूप से मना चुकी है और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के जीवित सेनानियों को शामिल करके उन्हें सम्मानित भी किया था। और तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो के लिए आपने नहीं लिया हुआ, केंद्र सरकार तो पहले से ही उन्हें बहुत सम्मान कर रही है। आपने जितना सम्मान नहीं किया उतना केंद्र सरकार कर चुकी है, ये राजनाथ सिंह ने उन्हें बताने की कोशिश की है। और इसी तरह राजनाथ सिंह ने एम.के. स्टालिन को भी चिट्ठी लिखी है और उन्हें भी ये बताया है, पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाई है और कहा है कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। आज इस मुद्दे पर बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको आज वो भी सुननी चाहिए। लेकिन आप ये सब सुनने से पहले ये सोचिए कि ये गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है हमारे देश में, अभी तक ये बड़ी शुद्ध थी, इस पर कोई राजनीति नहीं होती थी। ये एक ऐसा दिन होता है, कम से कम साल का एक दिन, जब हम वाकई में ये सोचते हैं कि हमारा पूरा देश एक है। इन झांकियों को हम देखते हैं तो हमें अनेकता में एकता का विचार हमारे सामने आता है, अपने देश पर हमें गर्व होता है। लेकिन इस बार इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है। ये पूरा दिल्ली जो कर रहा है ये बंगाल का अपमान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। 23 जनवरी 2019 को
हमारा जो बंगाल गवर्नमेंट का जो टैब्लो था उसका थीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिफ्यूज कर दिया। वो जो कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनका सामने जो इलेक्शन है वही स्टेट से वो टैब्लो ले रहे हैं और जो बीजेपी का खिलाफ है उसका हैरास कर रहे हैं। I give a warning to the political leadership. Stop this divisive politics. If you really want to honor Subhash Bose, you cannot honor Subhash Bose by opposing his ideology. You have to imbibe his ideology. You have to implement his ideology. Then only you can respect the leader. So let us come, unite, and I hope Narendra Modi ji is an inclusive leader. He will rise above politics and unite the nation, unite all communities as Bharatiyas. असल में ये मुद्दा गणतंत्र दिवस में इन राज्यों की झांकियों के शामिल होने का है ही नहीं। ये मुद्दा है मोदी के विरोध का, ये मुद्दा है मोदी पर आरोप लगाने का। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो हर मुद्दे पर, हर बात पर मोदी विरोध का तरीका ढूंढती हैं और मोदी विरोध के नाम पर देश के संघीय ढांचे को भी अब कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आज हो सकता है आपको ये खबर छोटी लग रही हो, लेकिन आगे चलकर आप समझ पाएंगे कि इससे कैसे भारत का संघीय ढांचा जो है वो कमजोर हो सकता है। ये खतरनाक खबर है। उदाहरण के लिए भारत सरकार अगर टेस्ला कंपनी के मालिक और बड़े उद्योगपतियों में से एक इलॉन मस्क के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पर रियायत नहीं देती तो हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां और राज्य सरकारें सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए टेस्ला को अपने राज्य में अपना प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। अगर मोदी विरोध कर रहे हैं तो वो रेड कारपेट वेलकम देती हैं। अगर भारत सरकार का स्टैंड चीन की किसी नीति के खिलाफ है तो ये विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध के नाम पर चीन का भी इनडायरेक्टली समर्थन करने लगती हैं। अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देती है तो यही पार्टियां पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं और फिर उसकी भाषा बोलने लगती हैं। यानी मोदी विरोध के चक्कर में इन विपक्षी पार्टियों ने देश के संघीय ढांचे को एक बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया है और हमें लगता है ये खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है और इसकी पूरी झांकी आपको भविष्य में देखने को मिल सकती है। एक और बात, ये सारे वो राज्य हैं जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। आज इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां या जैसे सीबीआई, ईडी अपने ही देश के 8 राज्यों में वहां की सरकारों की अनुमति के बिना घुस नहीं सकती और ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, यानी ये केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने यहां आने नहीं देंगे, लेकिन इन्हें देश के गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में अपना स्लॉट पक्का करना है और अगर इनकी झांकी नियमों के आधार पर खारिज होगी तो ये भेदभाव का आरोप लगाएंगे। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन झांकी में ये विपक्षी पार्टियां अपने अधिकारों की बात करते हैं। भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ इन दलों की राज्य सरकारों ने जिस खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत की है उसे देखकर लगता है कि भविष्य में इन राज्यों में कुछ भी हो सकता है। भविष्य में कोई विपक्षी राज्य गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार भी कर सकता है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्या भरोसा अगले साल कुछ सरकारें ऐसी आ जाएं, राज्य सरकारें जो कहें कि हम तो अब गणतंत्र दिवस का ही बहिष्कार कर देंगे, ये ऐलान कर दें कि वो परेड में अपने राज्य की झांकी के लिए अपने राज्य की झांकी भेजेंगे ही नहीं। यह भी हो सकता है इन राज्यों में जाने के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को शायद वीजा लेना पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए। आज आपको ये कोरी कल्पना लग सकती है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उससे ऐसा हो भी सकता है। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां राज्य सरकारें केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती हैं। कौन कौन से हैं देखिए। कोविड पर क्या नीति होगी, इस पर केंद्र सरकार का विरोध होता है। लॉकडाउन पर क्या नीति होगी, ये अपने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। वैक्सीन पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों का राज्य बहुत बार पालन नहीं करते, अपने ही देश में बनी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। चीन के मुद्दे पर आप देख लीजिए, विपक्षी दल अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी यही होता है और मोदी विरोध के लिए ये दल आतंकवाद पर भी केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारों पर सवाल उठाते हैं। यहां तक कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर भी कई राज्य सरकारों को आपत्ति होती है, जबकि बीएसएफ तो राजनीति से ऊपर है। यानी ये सरकारें
भारत सरकार के किसी आदेश को तो मानेंगी नहीं, लेकिन उन्हें गणतंत्र दिवस के परेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इसे राजनीति का रूप देने लगेंगी। अब हम आपको उस क्रांतिकारी प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसे आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं। अमेरिका में जिस 57 वर्ष के व्यक्ति के शरीर में एक सूअर का यानी पिग का दिल लगा दिया गया था, वो व्यक्ति सर्जरी के 10 दिन बाद आज भी जीवित है, यानी उसकी सर्जरी को आज 10 दिन हो चुके हैं। आज उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं और अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य पहले के मुकाबले स्थिर है और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इस व्यक्ति के शरीर में एक सूअर का हृदय लगा दिया गया है और आज ये 10 दिन बाद भी जिंदा है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 1997 में एक मरीज के शरीर में जब सूअर का हृदय लगाया गया था तब उसकी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बार सर्जरी को 10 दिन बीतने के बावजूद ये व्यक्ति जिंदा है और अभी ठीक है और फिलहाल ये जो है मेडिकल सपोर्ट पर है। अमेरिका के डॉक्टरों ने बताया है कि जब किसी इंसान के शरीर में किसी जानवर का हृदय लगाया जाता है तब शुरुआत के 10 दिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में इस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। और ये वो 10 दिन होते हैं जब ये देखा जाता है कि मरीज का जो शरीर है उसमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि मरीज का जो शरीर है वो बाहर से आए किसी दूसरे ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन इस मामले में अमेरिका के डॉक्टरों ने 10 दिन की इस बाधा को पार कर लिया है और यह पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद देने वाली खबर है। अगर सूअर का हृदय इस व्यक्ति को नया जीवन दान देता है तो यह प्रयोग दुनिया के उन लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहेगा जिनका ऑर्गन्स की कमी की वजह से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। अभी भारत में हृदय की जरूरत वाले हर 147 लोगों में से सिर्फ एक को ही ये ऑर्गन मिल पाता है। हालांकि अभी ये बहुत ही शुरुआती बात है, अभी तो इसमें बहुत सारी रिसर्च होना बाकी है, अभी बहुत लंबा सफर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये सफर शुरू हो चुका है। अब आगे आगे और रिसर्च होगी और नई नई बातें पता चलेंगी और हो सकता है एक दिन जो हम आपको कह रहे हैं ये बात संभव हो जाए। हालांकि जब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के डॉक्टरों पर है और सब लोग इस 57 वर्ष के मरीज की बात कर रहे हैं, अमेरिका के डॉक्टरों को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, तब आज से 25 वर्ष पहले 1997 में पहली बार इस तरह का प्रयोग करने वाले भारत के ही मशहूर सर्जन डॉक्टर धनीराम बरुआ आज बुरी स्थिति में। तो पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि इस तरह की जो सर्जरी है ये 1997 में 25 साल पहले हमारे देश में ही हुई थी और तब डॉक्टर बरुआ ने इसे किया था। 25 साल पहले 1997 में डॉक्टर बरुआ ने हांगकांग के एक डॉक्टर के साथ मिलकर असम के गुवाहाटी में एक व्यक्ति के शरीर में इसी तरह सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 25 साल पहले। हालांकि तब यह ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था और 7 दिन के बाद ही इस मरीज की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद डॉक्टर बरुआ को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और आज डॉक्टर बरुआ गरीबी में और बहुत बुरी स्थिति में अपने शायद आखिरी दिन गुजार रहे हैं। सोचिए, डॉक्टर बरुआ के जिस प्रयोग को दुनिया ने उस समय पागलपन बताया था, आज वही प्रयोग एक क्रांतिकारी प्रयोग कहा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर बरुआ आज बुरी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और काफी बीमार हैं। हमारी टीम डॉक्टर बरुआ के घर गई और आज हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर बरुआ की इस समय की स्थिति क्या है। गोलाघाट का पूर्ण स्वीकार करके एक पेशेंट आया था, उसका ये VSD था, उसका एज था 32। उसके बाद उसको जो ये होता है ना, बीमार होता है, 20 में उसका 2 महीना 1 महीना में 3-4 लीटर उसका खून निकलता है, ऐसा होता है। उसके बाद उसका हार्ट क्या, उसका लीवर किडनी सब कुछ खराब हो गया था। उसके बाद उसका भाई ने क्या बोला है डॉक्टर साहब को, ठीक है उसको किसी पर केयर करके आप बचा सकता है तो उसको कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर धनीराम सर ने उसको पीघाट लगाया, लंग्स लगाया, हार्ट किडनी पेंक्रियास सब कुछ ट्रांसप्लांटेशन किया था। उसके बाद 7 डे ये किया था। 7 डे के बाद उसको पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह ये हो गया, उसके बाद वो ये हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद खेतरी दूसरा हमारा स्टेशन था, ये खेतरी में उधर ले गया, उसको अरेस्ट करके ऐसे ही उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद ये जेल में 40 डे रहा। तो डॉक्टर बरुआ सोचिए आज तो वो स्थिति में नहीं है कि वो हमसे बात कर सकें।
हमने कोशिश की थी। ये भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये डॉक्टर बरुआ की पुरानी तस्वीरें हैं। ये उस जमाने की तस्वीरें हैं जब डॉक्टर बरुआ हेल्दी थे, स्वस्थ थे, बात करने की स्थिति में थे। अब तो डॉक्टर बरुआ इस स्थिति में है ही नहीं कि वो हमसे बात भी कर सकें। और लेकिन आज डॉक्टर बरुआ को अगर ये बात पता चले तो डॉक्टर बरुआ के दिल पर क्या बीतता होगा, ये एक अलग ही बात है, क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग 25 साल पहले किया था और इस प्रयोग की वजह से उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उन्हें जेल जाना पड़ा, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी हद तक इसकी वजह से बहुत ख़राब हुई और उसके बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब होती चली गई और उनका स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ता चला गया। लेकिन जो शुरुआत उन्होंने 25 साल पहले की थी, आज दुनिया भर के डॉक्टर उसे एक क्रांतिकारी प्रयोग बता रहे हैं। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल कैसे आपके शरीर और आपकी जेब दोनों का तेल निकाल रहे हैं। हाल ही में एक सरकारी सर्वे में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाले 25% कुकिंग ऑयल मिलावटी हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत वर्कआउट भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यही कुकिंग ऑयल हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आप हर रोज वर्कआउट भी करते हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, खाना भी पौष्टिक खा रहे हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वो कुकिंग ऑयल है जिसमें आप अपना खाना पकाते हैं। आप समझते होंगे कि आपने बड़ा सोच समझकर कोई बहुत ही हेल्दी और बड़ी कंपनी का कुकिंग ऑयल बाजार से खरीदा है, बड़ा रिसर्च करके, क्योंकि आपने इन कुकिंग ऑयल्स के विज्ञापन टीवी पर देखे होंगे जो आपको अलग अलग बातें बताते हैं, जो कहते हैं कि ये आपके शरीर के लिए अच्छा है, कोई कहता है ये आपके दिल के लिए अच्छा है, कोई कहता है कि कोलेस्ट्रॉल के मामले में ये बहुत अच्छा है। लेकिन असल में ये तेल ही आपकी असली बीमारी का जड़ हो सकते हैं। हाल ही में सरकार ने एक सर्वे किया, सरकारी एजेंसी ने, और इस सर्वे में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाले 25% कुकिंग ऑयल मिलावटी हैं और इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी शामिल हैं जो आपके शरीर और जेब दोनों का तेल निकाल रहे हैं। इसलिए आज हम आपको इस खतरे से सावधान करेंगे। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पिछले साल 25 से 27 अगस्त के बीच एक सर्वे किया जिसमें देश भर से कुकिंग ऑयल के 4000 से ज्यादा सैंपल्स जुटाए गए और इनमें ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल्स भी थे और खुले में बिकने वाला दोनों तरह के तेल शामिल थे। ब्रांडेड तेल भी थे और लोकल तेल भी थे। और इस जांच में 24% सैंपल्स तय मानकों पर खरे नहीं उतरे और इसके अलावा इन सैंपल्स में केमिकल की मिलावट भी पाई गई। जिन बड़ी कंपनियों के कुकिंग ऑयल पर यह लिखा था कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में है, वो बात भी पूरी तरह से गलत साबित हुई। कुछ सैंपल्स तो ऐसे निकले जिनके ऊपर कुछ और लिखा था, लेकिन जांच में ये खराब गुणवत्ता के सैंपल्स पाए गए, यानी उनके डब्बे पर जो बातें भी लिखी गई हैं वो बातें गलत निकली। आज हमने इस पर आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस खतरे से सावधान करेगी और बताएगी कि आप घर पर रहकर कैसे शुद्ध और मिलावटी तेल की पहचान कर सकते हैं। तेल जरूरी है स्वाद के लिए और सेहत के लिए। तेल के बगैर आम भारतीय परिवार में भोजन की कल्पना करना भी मुश्किल है, फिर चाहे वो सरसों का तेल हो या मूंगफली का, नारियल का हो या फिर सोयाबीन रिफाइंड। तेल के बगैर ना पूड़ी मुकम्मल है, ना भटूरे, ना पकौड़े। लेकिन इन्हीं में से कई तरह का मिलावटी तेल आपकी सेहत से खेल रहा है और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं है। देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर मुहर लगाने वाली संस्था FSSAI की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। FSSAI ने खाने में इस्तेमाल तेलों की गुणवत्ता को लेकर एडिबल ऑयल सर्वे 2020 जारी किया है। ये सर्वे सरसों, मूंगफली और नारियल तेल समेत 15 खाद्य तेलों पर हुआ और जो रिपोर्ट आई है वो खतरे के अलार्म से कम नहीं है। देश में 24.2% खाद्य तेल तय मानक से खराब क्वालिटी के पाए गए।
इन खाद्य तेलों में फैटी एसिड, आयोडीन और दूसरे तेलों की मिलावट मिली। सर्वे के दौरान 12.8% तेलों में ब्रांडिंग को लेकर गड़बड़ी पाई गई। कुछ तेलों में विटामिन ए और विटामिन डी होने का दावा झूठा निकला। तेल के 2.42% सैंपल में खतरनाक केमिकल, कीटनाशक पाए गए। खाद्य तेलों के कई नमूनों में नमी पाई गई और भारी मेटल भी पाए गए। सर्वे में पाया गया कि कई खाद्य तेलों के लेबल पर गलत सूचना दी गई है। डिफरेंट तेल रहते हैं ना, तेल में गड़बड़ी होती है, इसलिए हम कभी भी तेल लाते हैं FISS का मार्क देख के ऐसा पूरा चुन के सही लाते हैं। कस्टमर का सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत टाइम फूड पॉइजनिंग होती है बहुत से बच्चों को। मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं और वो भी फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं। दे आर लाइक मैंने आज ये खाया, मोमोज खा लिया था बाहर का, कचौरी खा ली थी, समोसा खा लिया था कभी। सो वो लोग फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं एंड उनको फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। इसके अंदर अगर मिलावट है तो वो तो हमें कुछ नहीं पता ना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पैकेट का जो ऑयल है वो ही खरीदूं। लूज ऑयल मिलता है मार्केट में, कभी मतलब वो लूज ऑयल कभी नहीं लेती हूँ, ये सोच के कि उसमें शायद मिलावटें हो। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे से साफ है कि बाजार में बिक रहा करीब 1/4 तेल या तो मिलावटी है या फिर मानकों के मुताबिक नहीं, यानी खराब क्वालिटी का है। ये तेल लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। जी न्यूज अपने दर्शकों को मिलावटी तेल से सिर्फ आगाह नहीं कर रहा, बल्कि आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि इस मिलावटी तेल से कैसे बचें। इसके लिए जी न्यूज ने हेल्थ एक्सपर्ट्स और फूड एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर 4 तरह के खाद्य तेलों का रियलिटी टेस्ट करवाया है। इससे आप भी आसानी से मिलावटी तेल की पहचान कर सकेंगे। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल की गुणवत्ता की जांच देखें। रिफाइंड ऑयल में बटर यानी मक्खन मिलाकर इसकी शुद्धता जांची जा सकती है। अब हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। जैसे ही हम बटर डालते हैं हम इसके वेट करते हैं कि थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे इसमें मेल्ट हो रहा है जी। इसका कोई रंग नहीं बदल रहा। अगर ये रंग बदल देता है या ये थोड़ा सा अजीब सा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये इम्प्योर ऑयल है। देश में खाने में सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अब देखिए सरसों तेल में मिलावट पता लगाने का क्या तरीका है। इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम 5 ml ये लेते हैं और साथ में ही हम 5 ml निट्रिक एसिड लेते हैं, जो कि लोकली आपको फार्मेसी पे अवेलेबल होता है। जैसे ही हमने वो 5 ml इसमें डाला, अगर इसमें कोई रंग बदलता है और इसके ऊपर एक रिंग बन जाती है, उसकी एसिड की रिंग बन जाती है, तो उसका मतलब इसके अंदर मिलावट है। अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब ये आपका तेल बिल्कुल साफ है और आप बिल्कुल संतुष्ट होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से घरों में आज भी पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल पहली पसंद है। इसमें मिलावट है या नहीं, इसे पकड़ने के लिए आपका रेफ्रिजरेटर मददगार साबित हो सकता है। अब इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए भी इसको अगर हम कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं और अगर ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसका मतलब ये इम्प्योर है, बट अगर ये लिक्विड पे रहता है तो मतलब ये प्योर है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। खाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल पश्चिमी देशों में ज्यादा होता है। इसमें मिलावट की पहचान के लिए आपको इसे 24 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। प्योरनेस ऑफ ऑलिव ऑयल हमें तब पता चलती है जब इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड माने कि सिंगल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जो इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, वो अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो वो मतलब ये प्योर है। अब हम इसमें हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 24 घंटे के लिए, और अगर ये कल उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है जी। तो इसको हम फ्रिज में रखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से 24 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए राशि जी उसको फ्रिज में रख रही हैं और 24 घंटे बाद इसे चेक करेंगे हम फिर दोबारा कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। तो मैम से हम जानेंगे कि कितना डिफरेंस देखने को मिला है खासतौर पे ऑलिव ऑयल में। सर अगर आप देख सकते हैं कि ऑलिव ऑयल बिल्कुल भी जमा नहीं है, उसमें एक भी स्ट्रैंड ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा थिक हो रहा हो, वो अभी भी उतना ही लिक्विड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली ऑलिव ऑयल नहीं है। जी न्यूज की कोशिश आपको डराने की नहीं,
बल्कि आपको जागरूक करने की है, ताकि बाजार में बिकने वाली मिलावटी चीजों से आप बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आप जब भी कुकिंग ऑयल खरीदने के लिए बाहर जाएं तो हमेशा सावधान रहिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि द जंगल बुक किस मशहूर उपन्यासकार की रचना है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। लेखक हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। हरिवंश राय बच्चन वर्ष 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल करने वाले वो दूसरे भारतीय थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को मधुशाला, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत जैसी कई यादगार रचनाएं दी हैं। आज की पीढ़ी शायद हरिवंश राय बच्चन को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानती होगी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की खुद की शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो इस परिचय के मोहताज नहीं है। मशहूर उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग का निधन आज ही के दिन वर्ष 1936 में हुआ था। वो वर्ष 1865 में बंबई में पैदा हुए थे और पढ़ाई के लिए 5 वर्ष की उम्र में ही वो इंग्लैंड चले गए थे। वर्ष 1882 में भारत लौटकर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया और किपलिंग ने द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग और किम जैसी शानदार किताबें लिखी। इन पुस्तकों के जरिए ही किपलिंग ने हमें मोगली और बघीरा जैसे यादगार किरदार दिए हैं और रुडयार्ड किपलिंग को वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह मुकाम हासिल करने वाले वो अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। वर्ष 1955 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो का निधन हुआ था। अपनी लघु कथाओं यानी शॉर्ट स्टोरीज के लिए सआदत हसन मंटो को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में गिना जाता है। मंटो की पहली कहानी का नाम था तमाशा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित थी। इसके अलावा बू, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक्सिंग मंटो की कुछ लोकप्रिय रचनाएं हैं। वर्ष 1886 में आज ही के दिन इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसी के साथ आधुनिक हॉकी की नींव रखी गई। उस जमाने में लंदन के कुछ क्लब्स ने मिलकर इस खेल से जुड़े नियमों को तय किया था, जिसके बाद धीरे धीरे ये खेल पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ भारत में भी अपने आधुनिक स्वरूप में खेला जाने लगा। हॉकी को एक जमाने में भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। वर्ष 2012 में भारत के खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हॉकी या किसी भी अन्य खेल को कभी भी भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। और मशहूर अभिनेता, निर्देशक, राजनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का निधन आज ही के दिन वर्ष 1996 में हुआ था। एनटी रामाराव को तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है और उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मों के बाद एनटी रामाराव राजनीति की दुनिया में आ गए और वर्ष 1982 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1983 से 1995 के बीच वो 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ 9 महीने चला। 23 अगस्त 1995 को उन्हें मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि खुद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने किया था। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और वो आज भी टीडीपी के अध्यक्ष हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हरिवंश राय बच्चन ने एक बार लिखा था, जीवन बीत गया सब मेरा जीने की तैयारी में, यानी तैयारी करने में ही पूरा जीवन बीत गया। नमस्कार।